ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। और चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की है। दुधवा एफडीबी प्रभाकर को हटाकर वेटिंग में भेज दिया गया है। दुधवा फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार होंगे और ऐसे में डीएफओ बफर सुंदरेश को भी हटाकर एटा भेज दिया गया। 3 रेंजर्स पर लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ी कार्रवाई लगातार बाघों की मौत के मामले में विस्तृत रिपोर्ट की मांग यहां पर सीएम योगी ने जल्द से जल्द की थी और उसी कड़ी में यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने लापरवाह अफसरों पर यहां पर कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। दुधवा एफडी प्रभाकर को हटाकर वेटिंग में भेज दिया गया। वहीं दुधवा फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार होने वाले हैं। डीएफओ बफर सुंदरेश को भी हटाकर अब एटा भेज दिया गया। तो 3 रेंजर्स जिन पर लापरवाही के चलते कार्रवाई हुई। वाराणसी में G20 के मंत्रियों की बैठक से पहले पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। भाजपा की बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर पर सुबह एस जयशंकर भाजपा नेताओं के साथ पहुंचे, जहां नाश्ते में उन्हें कचौड़ी, सत्तू पराठा, पनीर की सब्जी, रायता परोसा गया। वाराणसी में G20 की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे विदेश मंत्री ने नाश्ते की काफी तारीफ की। कहा कि वाराणसी में G20 कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, अनाज, उर्वरक और मोटे अनाज जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। देखिए, मोटे अनाज का मैसेज जो है आज से आप जानते हैं G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। सुजाता धूसिया का पूरा परिवार विदेश मंत्री के आगमन से बेहद खुश नजर आया। उन्होंने कार्यक्रम की मेजबानी को गर्व की बात बताया। सुबह से कल से लगे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपना सफाई में, और अब जो हम लोगों का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। सत्तू की पूड़ी थी और मिक्स वाली आटे की पूड़ी थी और आलू बैगन साग की सब्जी थी, सिमई थी, सलाद था। G20 देशों का सम्मेलन 11 से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए समेत समूह से जुड़े अन्य देशों के लगभग 200 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। यौन शोषण के आरोपों और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद छोड़ने के दबाव के बीच सांसद बृजभूषण सिंह ने कल गोंडा में एक रैली की और शक्ति प्रदर्शन भी किया। गोंडा में हुई इस रैली में बड़ी संख्या में बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक पहुंचे, जिन्हें संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने एक शेर सुनाया। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहे कि मेरा नाम किया था। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने जब तक भाषण दिया, एक बार भी ना तो पहलवानों और न ही उनके आरोपों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने पूरे संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और मोदी सरकार की खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। पहलवानों के अल्टीमेटम को खत्म होने में 4 दिन बाकी हैं और इसी अल्टीमेटम के काउंटडाउन के बीच WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने हुंकार भरी। गोंडा में रैली के दौरान शायराना अंदाज में पहलवानों के नाम पैगाम दिया। इसके पहले बृजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर बृजभूषण सिंह ने खुद ही अयोध्या की रैली रद्द कर दी थी। दूसरी तरफ पहलवानों को 15 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में खड़ी समाजवादी पार्टी बृजभूषण सिंह को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर है। अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव ने बृजभूषण शरण पर कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए, वो हो रही है, FIR हुई है और मैं समझती हूँ FIR के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। इधर बिजनौर पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी बृजभूषण शरण सिंह के हवाले से भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि बृजभूषण जैसे नेताओं के सामने सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी बृजभूषण के साथ। क्या उनकी हिम्मत है कि बृजभूषण के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? दरअसल बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट,
और संगीता फोगाट समेत कई ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सपा, रालोद, कांग्रेस और आप जैसी पार्टियां खुलकर पहलवानों के समर्थन में हैं। भारतीय जनता पार्टी के यादव चेहरों में से एक राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती दे डाली। सीतापुर में 2 दिनों तक आयोजित हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप में अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 2024 में समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव के इस दावे पर भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव के बयान ने राजनीति को गरमा दिया। दरअसल अखिलेश के 80 सीटें जीतने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट किया कि प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। 80 के 80। लेकिन अखिलेश यादव को हरनाथ सिंह यादव की इस चुनौती पर सपा ने मोर्चा खोल दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों को लेकर कोई दावा किया हो और अखिलेश के राजनीतिक दावे पर भाजपा ने सवाल उठाए हों। इसके पहले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे थे कि सपा गठबंधन 400 सीटें जीतेगी, लेकिन नतीजे अखिलेश यादव के दावों से ठीक उलट आए। 2024 के लिए जमीन तैयार करने और रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर बैठक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत वाराणसी में आज सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी टिफिन पर बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां सीएम ने कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया, तो साथ ही मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। भारत के अंदर सुशासन की स्थापना के लिए, भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, आज उसके परिणाम वैश्विक मंच पर भारत के रूप में देखने को मिला। 2024 में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से सीएम योगी ने की थी। भाजपा के टिफिन पर बैठक कार्यक्रम का मकसद 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा, सभी 80 सीटों पर जीत की रणनीति, हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा, कम अंतर से जीत वाली सीटों पर मंथन, हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाना, रूठे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मनाना है। जाहिर है, चाय पर चर्चा की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने टिफिन वाला प्लान तैयार किया है। इस अभियान का मकसद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सामूहिक भावना को बढ़ाना है। यही मुहिम धीरे धीरे पार्टी वोटर्स के घर तक ले जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से है। आग में जलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी में एक घर में आग लग गई थी और बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में आग लगी। ऊपरी मंजिल पर कई लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 2 महिलाओं की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आग में जलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी में एक घर में आग लगी थी। बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में आग लगी है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, आग पर इस समय नियंत्रण है, लेकिन ये नीचे की तरफ एक टेंट की दुकान थी जिसमें पहले आग लगी और आग लगने के बाद ऊपरी मंजिल तक आग पहुंच गई, जिसके बाद उसमें 10 लोग फंस गए। 10 लोगों को, हालांकि उन लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन जिसमें 2 महिलाओं की दम घुटने से इस पूरे मामले में मौत होगी। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के लालबाग का ये पूरा मामला है। वहां पर फायर की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चारों ने वहां आग बुझाने की कोशिश करी। जो उससे पहले है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां के जो लोग हैं बाल्टियां लेकर वहां आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वह बुझा नहीं पाए। जिसके बाद फायर की सूचना दी, फायर घर भी पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने रेस्क्यू किया। जो 2 महिलाएं हैं उनकी दर्दनाक इस पूरे मामले में मौत हो गई है। फिलहाल आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, बाकी जांच की जा रही है। जी शुक्रिया शक्ति, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर देर रात देखिए यही वो इमारत है जिसमें आग लगी थी और नीचे के मंजिल में आग लगने से ऊपर लोग फंस गए, जिसमें 2 महिलाओं की जलकर मौत हुई है। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी की यह घटना है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये टेंट हाउस था और यही इस बड़े हादसे का कारण बन गया। इसमें आग लगी, निचला जो मंजिल था वहां पर आग बहुत तेजी से फैल गई और यही वजह रही कि जो ऊपर के लोग थे उन्हें आने में दिक्कत हुई और 2 महिलाओं का जो निकलना था वहां संभव नहीं हो पाया। 2 महिलाओं की मौत हुई है। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी के घर में आग लगी। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा 2014-19 की तरह 2024 में भी जीत के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है,
जिसके लिए भाजपा 2019 में हारी हुई सीटों पर तैयारी दुरुस्त करने के लिए जल्द ही मैदान में उतरने वाली है। इसके लिए भाजपा के 2 दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालने वाले हैं, जो यूपी की उन 14 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने वाले हैं जिन सीटों पर भाजपा को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सीटों पर फिर से वापसी के लिए नड्डा और शाह की जोड़ी जून के आखिरी हफ्ते में एक सीट पर रैलियां करेगी। बीजेपी का जो महासंपर्क अभियान 30 जून तक चल रहा है, उसी अभियान के जो कार्यक्रम है उसमें जेपी नड्डा की भी रैली होनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली होनी है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की कुल सीटें तो बढ़ गई थी, लेकिन यूपी में भाजपा गठबंधन को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, अंबेडकर नगर, घोसी, श्रावस्ती और लालगंज लोकसभा सीट शामिल है, जबकि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों को भाजपा उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का नारा दिया है। इसलिए जिन सीटों पर पार्टी की हालत कमजोर है, उन सीटों पर पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा श्रावस्ती या अंबेडकर नगर की जो सीट है वहां पर रैली कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिजनौर या सहारनपुर की सीट पर रैली कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में ये जो रैली है वो हो सकती है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में बढ़ती घटनाओं के बाद एक बार फिर लव जिहाद के मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे को सियासी साजिश बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे सोची समझी साजिश कह रहा है। ताजा मामला बरेली के आमला डिग्री कॉलेज का है, जहां अरमान नाम के युवक पर हाथ में कलावा पहनकर अमन बनकर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाने का आरोप लगा है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि शनिवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी कॉलेज पहुंच गए और पुलिस अधिकारी को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर सपा की तरफ से भाजपा पर तीखा प्रहार किया गया। 100-150 साल से हमारे मोहब्बत तो किसने बनी है, बनी नहीं बनी, किसी ने लव जिहाद नहीं कहा, लेकिन अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन रही हैं। विपक्ष के वार पर बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने भी करारा प्रहार किया और मस्जिद और मदरसों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ये लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है, मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद बढ़ रहा है। सवाल है कि क्या वाकई लव जिहाद जैसे मुद्दे को उछाला जा रहा है या फिर समाज में मोहब्बत का जाल बुनकर बड़ी साजिश रची जा रही है। अतीक अहमद गैंग का अहम सदस्य गुड्डू मुस्लिम अब तक एसटीएफ की पकड़ से बाहर है। उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। और इसी बीच पुलिस को यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में बम और गोलियों से पूरा इलाका दहल उठा था। सरेआम उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम को बम बरसाते देखा गया था। उसके बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। वारदात के तकरीबन 3.5 महीने के बाद भी गुड्डू मुस्लिम हत्थे नहीं चढ़ सका। अब गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बिहार में मिली है, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे धर दबोचने की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच जांच एजेंसियों को पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम बिहार में कहीं छिपा हुआ है। उसकी आखिरी लोकेशन भी बिहार में ही पाई गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की 2 टीमें बिहार में गुड्डू मुस्लिम को तलाश कर रही हैं। अफसरों का दावा है कि इस बार जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। 24 फरवरी के बाद से पुलिस तलाश रही है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। अतीक अहमद गैंग से 30 सालों से जुड़ा है। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है। गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में छापेमारी भी कर चुकी है। नेपाल में भी गुड्डू की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा चुका है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब गुड्डू मुस्लिम ही है जो अतीक गैंग के पूरे नेक्सस का पर्दाफाश कर सकता है। मेरठ के एक मंदिर में आने वाले भक्तों से कपड़ों को लेकर एक खास तरह की अपील की गई है और मंदिर के बाहर एक तरह का बोर्ड भी लगा दिया गया है। वेस्ट एंड रोड स्थित श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर लगे बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही भक्त मंदिर में प्रवेश करें। बोर्ड लगाने के पीछे मंदिर के लोगों का कहना है कि भारत में सनातनी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने माहौल को बिगाड़ दिया है, लिहाजा सोच विचार कर इस तरह का बोर्ड लगाया गया। क्या है, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है वो लोग जो उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं। जो एक पहनावा है मंदिर में आने का, कथा में जाने का या किसी भी धार्मिक आयोजन में जाने का, जो एक पहनावा है वो सनातनी हिसाब से होना चाहिए। मेरठ के मंदिर में ड्रेस कोड के फैसले का श्रद्धालुओं ने समर्थन भी किया। कहा कि मंदिर धर्म आस्था का स्थल है, जहां मर्यादित कपड़े पहनकर ही लोगों को आना चाहिए।
उस पोस्टर के बारे में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। जो मंदिर में वस्त्र पहन के आने चाहिए वो बिल्कुल सही पहन के आने चाहिए। मेरठ का ये पहला मंदिर है जहां श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड को लेकर इस तरह की अपील की गई है। मेरठ से पहले मथुरा और अलीगढ़ के कुछ मंदिरों में भी ड्रेस कोड को लेकर इस तरह की अपील की गई थी। अगले साल जनवरी में रामलला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा हो, इसके लिए रामनगरी का कायाकल्प भी किया जा रहा है। सड़कों के किनारे का नजारा भले ही आपको खंडर सा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसके पीछे अयोध्या की खूबसूरती है। अयोध्या की सड़कों को पहले के मुकाबले चौड़ा किया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा अयोध्या रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम भी पूरा कर लिया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अयोध्या का स्वरूप राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर दिखाई देगा, जिसके लिए धर्म नगरी का स्वरूप बदला जा रहा है। अभी आगे जो अयोध्या कैंट और भी बहुत सारे जो काम है वो भी सब राम मंदिर मॉडल पर बने। चूँकि अयोध्या मंदिरों की नगरी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मंदिरों का स्वरूप इन सारे स्थानों पर दिखाई पड़े। और बहुत सारी कार्य योजनाओं को तेजी से पूरा करने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य गर्भगृह में होनी है। इस समय सीमा को देखते हुए तेजी से काम चल रहा है। निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल का 85% काम पूरा हो चुका है और छत का भी काम अंतिम चरण में पहुँच चुका है। छत के सभी पत्थर 15 जून तक बिछा दिए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।